सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सत्ता की साझेदारी जो कि लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ पहला है को आगे बढ़ाएंगे, यानी भाग 2 में हम बचे पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाओं का वर्णन किया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने अपने देश में सत्ता का बंटवारा किया। और इस तरह के सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक। युक्तिपरक वाला तरीका श्रीलंका द्वारा अपनाया गया, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी पर थोपना तात्कालिक रूप से लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर सकता है, यानी इससे लाभ और हानि दोनों हो सकती हैं। दूसरा तरीका नैतिक तर्क वाला था, जो कि बेल्जियम ने अपनाया, जिसमें सभी वर्गों को भागीदारी दी गई। तो अब यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संदर्भ में कि भारत में सत्ता की हिस्सेदारी का युक्तिपरक और नैतिक कारण बताएं, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? मुझे विश्वास है कि आप प्रयास जरूर करेंगे, और आपके इसी प्रयास को बल देने के लिए थोड़ा जवाब भी आपको बता देते हैं कि भारत में सत्ता की हिस्सेदारी का युक्तिपरक कारण है कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच कार्य का बंटवारा किया जाए, यानी कि सभी वर्गों को ध्यान में रख के सत्ता का बंटवारा किया गया। और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनका ध्यान भी रखा गया, जैसे आरक्षित क्षेत्र किए गए जिसमें महिला और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को साथ दिया गया। दूसरा कारण है नैतिक कारण। भारत में नैतिक कारण को देखते हुए केंद्र, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सत्ता की हिस्सेदारी की गई है, ताकि सभी लोग इसमें अपना हिस्सा देकर और सभी लोगों को समान अधिकार दिए जा सकें। अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं, वो बताएं। ये जो पाठ का हिस्सा है पहले भाग की तुलना में थोड़ा सा कठिन है, तो इसको हम थोड़ा आराम से समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, तो साझेदारी का विचार सामने आया। और सत्ता की साझेदारी के काफ़ी लाभ हैं। जैसे पहला लाभ, मतभेद को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना या तो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। इस माध्यम से हिंसा और अराजकता को भी रोका जा सकता है। ये उदाहरण हमने बेल्जियम में देखा था कि वहाँ पे सत्ता का बंटवारा करके आपसी टकराव को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा क्यों ज़रूरी है कि लोकतंत्र की मान्यता के लिए ज़रूरी है कि सत्ता का विभाजन लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और ये कहें कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है तो भी गलत नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच में सत्ता को बांटा जाए, यानी सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएं, भाषा, संख्या, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए और सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तीसरा कारण है क्यों जरूरी है का कि सत्ता की साझेदारी राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों में टकराव होगा, देश में अव्यवस्था फैलेगी, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था। तो ये कारण थे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, या फिर सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं। अब चर्चा करते हैं सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके, रूप, या फिर सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का विभाजन कैसे किया जा सकता है। समझते हैं, लंबे समय से ये मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए, ताकि फैसले तुरंत लिए जाएं, सभी को इसका लाभ मिल सके। परंतु अगर लोकतंत्र की ओर देखें तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत ये है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए। और यहाँ इस चीज़ को देखते हुए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप या तरीके अपनाए गए हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरणों पर हम गौर करते हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंग, जैसे कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी नियंत्रण और संतुलन की यह व्यवस्था है।
भारत का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधान पालिका अलग करती है, न्यायपालिका अलग करती है, परंतु तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। दूसरा तरीका या रूप है सत्ता की साझेदारी का, कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। तीसरा तरीका है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है, जैसे धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों के बीच सत्ता का बंटवारा। और यहाँ कुछ देशों ने तो अपने संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान कर रखा है कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों या फिर महिलाओं को विधायिका या प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। अगर भारत का उदाहरण लें तो विधायिका में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, ताकि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। फोर्थ तरीका है, इसमें सत्ता के बंटवारे का एक रूप के रूप में हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित या नियंत्रित कर सकते हैं। दबाव समूह आप देखते हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों का समूह होता है जो कि अपने समूह के लोगों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां देश में आ जाती हैं कि एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 3 दल मिलकर सरकार बनाते हैं। तो ऐसे प्रावधान कई देशों की सरकारों में किए गए हैं। तो इस प्रकार दबाव समूह, राजनीतिक दल या फिर आप कह सकते हैं कि आंदोलनों के माध्यम से सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। तो ये थे हमारे कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके कैसे हैं, रूप, या फिर लोकतांत्रिक देशों में सरकार के कौन से अंगों में सत्ता का विभाजन किया जाता है। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बात बोले भेद खोले के माध्यम से दिए गए हैं। आइए उनका वर्णन करते हैं। पहला है, एथनिक या जातीय क्या होता है? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य ये मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। परंतु इसमें जरूरी नहीं कि समूह के सभी सदस्यों का धर्म एक हो या फिर उनकी राष्ट्रीयता एक हो। दूसरा शब्द आया था बहुसंख्यकवाद। ये श्रीलंका की घटना के दौरान शब्द आया था। इसमें क्या है कि ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तीसरा शब्द है गृह युद्ध। ये भी श्रीलंका की घटना के दौरान शब्द आया था। इसमें क्या है, किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई एक ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध जैसा लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, गृह युद्ध। इसके अलावा एक तो और परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, जैसे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में है। या फिर जर्मनी की 2 पार्टियों के नाम बताइए, तो वो एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।